सुप्रभात। और हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की। आप ये जानते हैं कि किसी भी एग्जाम पीटी क्लियर करने के लिए उस वर्ष हुए सभी बैक ईयर क्वेश्चंस की अपनी भूमिका होती है। खासतौर से आप जो लगा रहे हैं वो तो है, लेकिन उस वर्ष होने वाले जितने भी बैक ईयर हो, चाहे जितने भी एग्जाम हो, चाहे एमपी का हो, चाहे उत्तराखंड का, चाहे यूपी राजस्थान का, मैं इसीलिए मैंने इस वर्ष अभी उत्तराखंड का सॉल्व कराया, फिर अभी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, और आज मैं एमपीपीसीएस 2023 का प्री जो 17 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था उसका हल लेकर उपस्थित हूं। और इन सब में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके आरओ प्री 2023, यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, एपीएस वगैरह के लिए। तो इन सब की अपनी भूमिका होती है, तो इनको अपने क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और जो आपके क्वेश्चन उनको लिख भी डालिए, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिलते रहते हैं और आपका क्वेश्चन बैंक लंबा हो जाता है और इजीली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एमपीपीसीएस 2023 जो 17 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ उसका सॉल्व लेकर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सीधे आंसर करेंगे जो खासतौर से ऐसे वाले क्वेश्चन है जिनमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, जो कि वो अपने यूपी में कम आते हैं, इसलिए एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है? C2B, C2C, B2C, B2B। तो आप जानते हैं B2B है ना, किसका उदाहरण है? B2B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशीलता सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो इसका आंसर है फिशिंग हमला, फिशिंग। नेक्स्ट है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? नहीं है, देखिए एमपी टेंडर्स, जैम, एमपी ऑनलाइन, एमपी LUN, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा एमपी ऑनलाइन नहीं है, हालांकि एमपी के लिए क्वेश्चन था। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में कौन सा लाभ होता है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता होती है ई कॉमर्स की। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता, आप सब जानते हैं DSL। कौन होता है? DSL। चलिए, DSL आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं जो हमारे वास्तव में क्वेश्चन है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर 7th, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत द्वारा प्रयोग में किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो ये भी वी आंसर, विसंगत। नेक्स्ट है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में? तो वी, बताइए किसका किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का सेकंड पीढ़ी में। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, याहू। तो कौन नहीं है इसमें? याहू नहीं है, वो है ना, याहू नहीं है। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? गूगल, ओपन एआई, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओपन एआई द्वारा। किसके द्वारा? ओपन एआई द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, वास्तव में यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो हर किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। ये सही नहीं है ना। जो लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में नहीं है ना, मैसूर के आसपास है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई नहीं है, ये आपका गलत है। 11th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया था? श्री MS कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री निवास वर्धन, श्री नरेंद्र सिंह कपानी। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो श्रीनिवास वर्धन, सी आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया था। निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला भारतीय हॉकी
टीम में शामिल रहे? सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, उपयुक्त सभी। अब बड़ी समस्या है इसमें, कौन कौन शामिल रहे? तो उपयुक्त सभी करेंगे मेरे हिसाब से, चूंकि मोनिका और वंदना कटारिया को मैं जानता हूँ। सुशीला चानू हॉकी खेलती कि नहीं खेलती बड़ी समस्या है, बट चूंकि दो ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, है ना, तो देख लीजिएगा आंसर, लेकिन 13 का डी होना चाहिए। क्या होगा? डी। नेक्स्ट है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनिका बत्रा, कमलेश मेहता, साथियान ज्ञानशेखरन, शरद कमल, किसे मिला था? आप सब जानते हैं, शरद कमल को। किसे मिला था? शरद, अंचित शरद कमल को। डी आंसर हो जाएगा, शरद कमल को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? ऑस्ट्रेलिया 1977, इंग्लैंड 1975, न्यूजीलैंड 1975, इंग्लैंड 1974। तो भारत ने अपना पहले वनडे कब और किस देश के साथ खेला था, किस वर्ष? क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इसका आंसर है आपका डी, इंग्लैंड 1974। इंग्लैंड 1974। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 2014 से, 2015 से, 2016 से, 2017 से? बताइए कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? पहला योग दिवस कब से मनाया गया? 2014, 15, 16, 17? बहुत से लोगों ने हो सकता है 2014 भी आंसर किया हो, बट इसका जो सही आंसर है वो आप सब बताएंगे कब हुआ था। पहला इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया गया था? 2015 को। 14 में घोषणा हुई थी, मनाया कब गया था? 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था, है ना, याद रखिएगा, गलत नहीं करना। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? किस देश के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है भारत के। किसको? भारत, डी। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? अभी हाल ही में बने थे, बताइए कौन है? शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा, श्वेता परमार। बताइए कौन है? तो मंजू। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? मंजू। 19 का बी, 19 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जी ईरानी, अनिल अग्रवाल, किसे कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर है जमशेद जी ईरानी को इस्पात पुरुष कहते हैं, जमशेद जी ईरानी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा तो भारत का इस्पात पुरुष हो गया जमशेद जी ईरानी। नेक्स्ट है चित्रकूट धार्मिक स्थल को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी, काकड़ांव। बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जगतपुरी, ब्रह्मपुरी, रामसिया, जगतपुरी, काकड़ांव किस नाम से जानते हैं? तो चित्रकूट धार्मिक स्थल को ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। 21 का सी, 21 का सी। नेक्स्ट, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी है? तो आप बता पाएंगे किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो, विदिशा। जो मतंगेश्वर टेम्पल है आपका, ये कहाँ पर है? खजुराहो में, खजुराहो में, खजुराहो। 23 सी। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नूह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये है आपकी गौंड जनजाति की विशेषता। किसकी? गौंड जनजाति की विशेषता है, गौंड। नेक्स्ट है भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो ये बड़वानी। किससे? बड़वानी, है ना। इनके धीरे धीरे सिर्फ आंसर ही हम लोग कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने यहाँ नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण वो बात कर लेते हैं। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका आप सब जानते हैं किसने लिखी है? केशवदास ने। किसने लिखी है रामचंद्रिका? केशवदास ने, केशवदास ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? तो किस पर लिखे थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से थे, गणेश शंकर विद्यार्थी पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ग्रीन मफलर। तो आप सब जानते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? किससे है? बोलिए।
ध्वनि साउंड पोल्यूशन है ना, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप जानते हैं आजकल हाईवे के किनारे हर एक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो किस में समझ सकते हैं? तो इसका आंसर भी सीधे हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम से, है ना। 32 का आपको बी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ऑस्टियोलास्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी का निर्माण, बैसल लेमना श्रावण, हड्डी टूटना, मांसपेशियों का पुनरुद्भवन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ऑस्टियो शब्द आए तो आप कर सकते हैं लगभग ऑस्टियोपैलेस, है ना। तो इसका आंसर है 33 है, तो इसका आंसर आपका हड्डी का टूटना हो जाएगा, हड्डी का टूटना, सी आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड ऊष्टगण वर्ष किसने घोषित किया है? इंटरनेशनल ऊंट वर्ष किसने? यूएन ने, यूनेस्को ने, WHO यूएसए ने। तो इसको घोषित, ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया भी था, तो क्वेश्चन यूएन ने घोषित किया। किसने? यूएन ने। किसने? यूएन ने। 34 का आपको ए मिल जाएगा। हालांकि बेसिकली इसकी क्या ऊंट वर्ष बनाने की जो प्रस्तावना रखी थी वो FAO ने रखी थी, खाद्य एवं कृषि संगठन जो रोम में है, FAO के द्वारा। किस द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम वाला। फिर इसको यूएन ने पास किया, तो 2024 यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड ऊष्टगण वर्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? आप सब जानते हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर एक स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंडा लैंड, पश्चिमी घाट। तो आप जानते हैं भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से जो 36 बी में दे रहा नारो हिल्स हॉट स्पॉट नहीं है। नारो हिल्स हॉट स्पॉट नहीं, बाकी हिमालय भी है, सुंडा लैंड भी है, पश्चिमी घाट भी है, बट नारो हिल्स आपका हॉट स्पॉट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नारो हिल्स हॉट स्पॉट नहीं। नेक्स्ट, कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें से कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये शामिल नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र? कौन सा नहीं है इसमें? तो बताइए कौन सा नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए इसमें से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, नहीं पूछा है, पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आप लोगों ने किया है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर होता है। कौन सा? समुद्री वाला। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट, कीटनाशक, कास्ट एवं सेलुलोज। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है, तो कीटनाशक नहीं है, कीटनाशक नहीं, बाकी सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सा इसरो का हाल ही का वैज्ञानिक मिशन है? आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1, सोलर ऑर्बिटर। कौन सा हाल ही का मिशन है? तो आप सब जानते हैं अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। भारत ने आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया मिशन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव या गणेश उत्सव को प्रारंभ किया गया था? बिपिन चंद्र पाल, गोविंद राणे, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। आप सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था तिलक जी के द्वारा, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिलों के मेंबर्स की संख्या में वृद्धि, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। इनमें से कौन सी मांग प्रारंभ में नहीं थी कांग्रेस की? बताइए। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण ये मांग नहीं थी, बाकी तीनों मांग थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अशफाक खान। तो आप सब जानते हैं चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहली बार प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आप जानते हैं कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट चौधरी रहमत अली और असलम खान ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पंजाब, कश्मीर,
सिंध बलूचिस्तान को मिला करके। चौधरी रहमत अली और असलम खां का भी नाम होता है कहीं कहीं, लेकिन असलम खां कम आते हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में किया था, तो याद रखेंगे। जबकि पाकिस्तान का जो सबसे पहले अलग राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए, इसकी मांग 1930 में लीग की सेशन में इकबाल ने की थी इलाहाबाद में, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान शब्द नहीं था। निम्नलिखित में किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1736, 1737, 1738, 1739। किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? बोलिए। बहुत सिंपल है, आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं देखा जाए तो। खैर, इसका आंसर होगा 1739, 1739। कब किया था? 1739 में। कब किया था? 1739। नेक्स्ट है आपका, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए? स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा। तो आप सब जानते हैं चांदी, रजत प्रकार के सिक्के चलाए थे। शकों के विजय पर चांदी प्रकार के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। 45 का बी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस वर्ष द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1832, 33, 34, 35। कब दी गई थी? तो आप सब जानते हैं 1835 में। कब दी गई? 1835 में। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? महायान, हीनयान, थेरियान या वज्रयान। तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प बेसिकली महायान किससे संबंधित है? महायान धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 220, 221, 222, 223। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतें मिला दी गई थी? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है 222, 222, 222, 222। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन ही है एक तरह से। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? आप सब जानते हैं, बंबई, सूरत, कलकत्ता, नागपुर। किस में हो गई थी? बोलिए। सूरत अधिवेशन में। किस में हो गई थी? सूरत। 1907 में सूरत में हुआ था, जहां पर नरम दल में गरम दल में विभाजन हो गया था। आरबी घोष इसके अध्यक्ष थे, रासबिहारी घोष। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? समानता संबंधित अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में इनमें से नहीं आता है? तो शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं आता है। 51 का बी, शिक्षा संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर भी आप करेंगे 2 और, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 3 और हो जाएंगे। तो 3 और 2 5 कुल मिला के होते हैं। तो एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर, 5 लोग होते हैं। तो 52 का सी आंसर हो जाएगा। 52 का सी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। एनजीटी 2010 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष के लिए, है ना। तो 6 वर्ष। नेक्स्ट है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो आप सब जानते हैं किसकी अध्यक्षता में गठित किया था। अलग कमेटी आई थी, तो प्रोफेसर योगेंद्र वाई के अलग, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, डी, है ना। वाई की अलग कमेटी थी उसे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, अभी तो YV रेड्डी थे, है ना। डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, तो बताइए क्या निर्दिष्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, किसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में उनके कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 320, 321, 322, 323 मतलब किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के व्ययों का वर्णन है, जो एक्सपेंडिचर उनके होते हैं? तो अनुच्छेद 322 सी आंसर, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 322। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? सीधे कर लीजिए, 1 जनवरी 2015 सी।
1 जनवरी 2015। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? एक वैधानिक निकाय है, तो बताइए किसके तहत वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, अप्रैल 1990 में, और इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? एमपी वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे पूछते हैं ना, एकदम लाइन टू लाइन। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी बताइए? बहुत सिंपल है, 47, 51, 82, 50, एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो आप कर लेंगे। 12 जुलाई 1982, 63 का सी नाबार्ड। 12 जुलाई 1982, 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल सी आंसर सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। ये व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो आप सब जानते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड। नेक्स्ट है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में किनके द्वारा होता है? सीधे आंसर कर लेते हैं, किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपने खाली मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी होती तो भी आप एमपी स्पेशल को छोड़ के बाकी पूरे क्वेश्चन कर सकने में सक्षम थे। इतने सिंपल क्वेश्चन है इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? आप सब जानते हैं 86वां संविधान संशोधन होना चाहिए, है ना? तो 86वां संविधान संशोधन शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितनी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो सीधे कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है अभी वर्तमान में? तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। 68 का बी। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, एक और जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? सोशलिज्म वर्ड, पहला, दूसरा, 42वां, 44वां। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? तो आप सब जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, है ना, अखंडता, मतलब पहले नहीं थी इसमें शामिल, है ना, तो ये जो आपके पंथ निरपेक्ष, अखंडता और, है ना, ये सब। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, आप सब जानते हैं किस योजना के द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट का पहचान कीजिए। चलिए कर लेते हैं सही कूट की पहचान हम लोग, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आपको मिलाना है। चलिए, नेक्रोक कहाँ पर है? आप सब जानते हैं मेघालय में है। मानस असम में है। सिमलीपाल आप जानते हैं उड़ीसा में है। शेषाचलम आंध्रा में है। तो सीधी बात है, इसका आंसर ए मिल जाएगा, पहले का बी डी है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। 71 का ए कर लीजिए। नोक्रेक मेघालय में, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्रा। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ पर किया गया? बोलिए। बैजेरो यूएसए, तेल अवीव इजराइल, टोक्यो जापान, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है बोजो इडायो, यूएसए में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? मेलोसिस बेसिन भी मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, किसे कहते हैं मेलोसिस बेसिन? बोलिए। मिजोरम को। किसे कहते हैं? मिजोरम को। बहुत से लोगों ने मणिपुर भी किया होगा, मिजोरम इसका सही आंसर है। मेलोसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है, अगली बार भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, महाराष्ट्र। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी आपकी कहाँ पर है? बोलिए। ये सब जानते हैं, आंध्रा में। बैकियर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, और प्लीज इसको 1 से 2 बार सुन लीजिए ताकि आने वाले आरओ और पीएसएसपी के लिए आपके रामबाण साबित हो। मैंने सॉल्व पेपर 2024 करके एक ग्रुप बना दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आपको सभी इस वर्ष होने वाले पेपरों का सॉल्व मिलता रहेगा।
निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, बताइए कौन सा है? तो गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? जल्दी से बोलिए। तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में मिलान कीजिए। मिलान कर लेते हैं, आइए। राज्यों की बात कर रहा है, बैलाडीला, केंदुझर, बालाघाट, कंद्रेमुख, कहाँ पर है ये? तो निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, बैलाडीला, केंदुझर, बालाघाट या कुद्रेमुख। तो चलिए एक एक करके आप मिलान करेंगे तो आप ये माइंस जो है आप सही मिला पाएंगे। तो बैलाडीला आप सब जानते हैं कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। केंदुझार कहाँ पर है? उड़ीसा में है। केंदुझार कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। उसके बाद है आपका बालाघाट, बालाघाट एमपी में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो इस तरह अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बी आंसर सही मिल जाएगा, CADB वाला। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, केंदुझर उड़ीसा में, बालाघाट एमपी में, कुद्रेमुख कर्नाटक, ये आपकी माइंस का सही मिलान है। निम्नलिखित में कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया नहीं आती है? पर्वतनी, बिस्मांगी, भूकंप, प्लेट विवर्तनी, कौन सी नहीं आती है इसमें से? तो इसमें से जो बिस्मांगी है वो पटल विरूपण प्रक्रिया के तहत शामिल नहीं होती है, बिस्मांगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम कौन सा है? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। तो यही सही आंसर है 78 का डी, 78 का डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। एक मिनट फिर देख लेते हैं हम लोग, ये होगा कि क्या होगा। रुकिए जरा, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरल, मिजोरम। तो इसका आंसर आप डी ही करेंगे, क्योंकि केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल टॉप 5 सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य हैं। अधिकतम से न्यूनतम 2011 के अनुसार पहले केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश है, टॉप 5 में है। नासिक जिले की त्रिम्बकक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक नदी है? तो कौन सी नदी है बताइए इनमें से? वैतरणा। कौन सी है? वैतरणा है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों को जानी जाती है? वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो कौन सी जानी जाती है? तो आप सब जानते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। तो एमपी क्वेश्चन, सीधे आंसर कर लीजिए, अमरकंटक पावर स्टेशन। वर्ष 2020-21 में एमपी में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोन। फिर नेक्स्ट है, बुनियादी सड़क संख्या 2018-19 एमपी में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हम देख लेंगे सीधे सीधे, 83 का डी हो जाएगा। ये सड़क घनत्व में राज्य में देश में प्रथम स्थान पर, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। जो मिलाएं वो आप मिला लीजिएगा। 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में एमपी किस स्थान पर था? तो तांबा उत्पादन में एमपी किस स्थान पर था पूछा गया है। चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, तृतीय। 21-22 में, 21-22 का डेटा पूछा है इन्होंने। तो देख लीजिए, इसका आंसर प्रथम हो जाएगा, है ना, प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एमपी कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो माही है। कौन सी है? माही है, क्योंकि माही एमपी, राजस्थान और गुजरात जाती है, माही हो गई। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एमपी की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है वो बाकी हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ सही नहीं देख लीजिए। तो सी हो जाएगा, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, रेत की मात्रा नहीं होती। बाकी सभी काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में भी कहते हैं। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है ना। ये चूंकि एमपी स्पेशल क्वेश्चन है तो इसलिए इनकी व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे, आंसर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर पेपर दिया हो तो। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, सोनार और धसान। तो पूर्णा नदी जो सहायक नदी है आपकी किसकी है? वो ताप्ती की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये सही नहीं है, सी वाला। बाकी सभी सही है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो सीधे आंसर कर लेते हैं, इसका आंसर है अल्पाइन वन नहीं पाए जाते, बाकी सभी मिलते हैं यहाँ पर। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर, महादेव। तो बीजागढ़ की जो पहाड़ी है वो किस सीरीज में स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विंध्याचल। क्या हो जाएगा? सॉरी, विंध्याचल, बीजागढ़। इसका आंसर होगा आपका सतपुड़ा। किस में हो जाएगा? सतपुड़ा रेंज में। बीजागढ़ किस में? सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा करेंगे, बीजागढ़ नहीं। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?
तो अनुसूचित जनजाति की बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसाय कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी, बी आंसर हो जाएगा इसका 28वां। एमपी में किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के लिए उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो क्लस्टर है किसके लिए? ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर। नेक्स्ट देख लीजिए। उसके अलावा व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में एमपी का प्रदर्शन कैसा रहा? तो कैसा रहा? एमपी को अचीवर्स का दर्जा मिला था, डी आंसर। एमपी के निम्नलिखित जिलों में 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि में निम्नतम से उच्चतम स्थापित करें। तो कर लेते हैं स्थापित, 94 का बी हो जाएगा। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, निम्नतम से उच्चतम तक, है ना, 94 आपका बी। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। एमपी राज्य एवं नीति योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार एमपी के किस जिले में बहुआयामी गरीबों में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो किसमें देखा गया? आपका अलीराजपुर में। किसमें? अलीराजपुर में सर्वाधिक सुधार देखा गया। अब फिर भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन कौन थे? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर आपको लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन के जनक। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? 71, 72, 74, 73 आप सब जानते हैं। बाय द 74 अमेंडमेंट एक्ट, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची नगर पालिका वाली शामिल की गई। निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? एमपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष या विधि मंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 60, 62, 58, 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का, बोलिए 62 वर्ष। क्या हो जाएगा? 62, 62 वर्ष हो जाएगा। 62 वर्ष, है ना, कितना हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा उच्च न्यायालय में, 62 वर्ष। तो इस तरह इसका पेपर ये लगभग आपका समाप्त हो गया। पेपर वास्तव में सरल है और आपके जो काम के क्वेश्चन उनको जरूर देख लीजिए, खासतौर से जिन्होंने एमपी का एग्जाम दिया हो वो भी देख लें। और रही बात, पेपर हमेशा ऐसे ही आता है इनका, तो कट ऑफ हमेशा आप जानते हैं ऊपर ही जाती है एमपी की। तो बाकी कट ऑफ की व्याख्या हम लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन अगर मैं यूआर की बात करूं तो लगभग 160 से लेकर के 165 के बीच आपकी कट ऑफ जानी चाहिए यूआर वालों की, है ना। जनरल सामान्य कैटेगरी 160 से 165 जाएंगे। ओबीसी आपका 160 से 155 से 160 मान सकते हैं, है ना, 155 से 160 ओबीसी वाले। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम रह सकते हैं, यही पर इसी पर ही जाएंगे, है ना। तो अगर एक आप देख लें यूआर की, अगर हम बात कर लें जनरल की, सामान्य की, तो सामान्य में 160 से 65 ले लीजिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों आपका 155 से 160, है ना। और अगर आप बात करेंगे एससी एसटी की, तो एससी आपका बात कर लें 145 से 150 रह सकता है ना। और एसटी आपका देख लीजिए, एसटी तो 140 से 45, है ना, ऐसे करके रहेंगे लगभग। यही कट ऑफ की व्याख्या में बाद में कर लेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।